अतिथि, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करने का। माननीय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप आइए और 9 राज्यों से विभिन्न तकनीकी माध्यमों द्वारा कार्यक्रम से जुड़े हजारों किसानों व कृषि सेवा के प्रतिभागियों को अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित करें। माननीय मंत्री जी। नमस्कार। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजेश जी? धन्यवाद। आज के किसान दिवस के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्यसभा के यशस्वी सांसद, मेरे मित्र, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर विकास महात्मे जी, आदरणीय डी नारायण जी, आदरणीय सिमोन थारस्टन जी, आदरणीय हर्ष विवेक जी, आदरणीय रणधीर चौहान जी, आदरणीय संजीव कंवर जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी एफपीओ से संबंध रखने वाले किसान भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों और एफपीओ के सभी पदाधिकारीगण, आज मुझे बहुत आप सबके साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक तो डॉक्टर विकास महात्मे के कारण मैं आप सब से रूबरू हो पा रहा हूं, और इसके लिए डॉक्टर विकास महात्मे जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, जब हम बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं, तो आज के ही दिन किसान दिवस भी है, और किसान दिवस के इस मौके पर सभी किसानी से जुड़े भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में आज बहुत सारे छोटे किसान मिलकर एफपीओ के माध्यम से बेहतर खेती करने के लिए बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर से जुड़े हैं, और आज हम किसान दिवस के अवसर पर इस पूरे प्रकल्प का उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं पुनः किसान भाइयों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के माध्यम से किसानों के जीवन में बेहतरी आएगी। वो महंगी फसलों का उत्पादन कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे, शासकीय योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, खेती में लागत को कम कर सकेंगे, उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, खेती में वैश्विक मानकों को अपना सकेंगे, और अपने उत्पादन का मानक ऐसा भी तैयार कर सकेंगे कि उनके द्वारा किया गया उत्पादन भारत में कृषि उपज के निर्यात को भी बढ़ाएगा, और उससे हमारे किसान भाइयों को भी आमदनी ज्यादा होगी, और हमारे देश का एक्सपोर्ट भी
बढ़ाने में हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। आप सब खेती और किसानी से जुड़े हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में 85-86% किसान छोटे रकबे वाला किसान है। यह छोटा किसान खेती में स्वयं भी निवेश करने की क्षमता नहीं रखता और कोई बड़ा व्यक्ति भी अकेले किसान के पास आए और उसकी खेती में निवेश करे, यह अवसर भी उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से वह महंगी फसल उत्पादित करने की रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास भाव नहीं है, उसके पास मार्केट नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वह परंपरागत रूप से खेती करते हुए खेती तो करता है, लेकिन जो मुनाफा खेती में होना चाहिए उससे वह वंचित रह जाता है। इस दृष्टि से जो बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर का योजना है, जिस पर आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना को सशक्त करने की दृष्टि से, छोटे किसानों का रकबा बढ़ाने की दृष्टि से, छोटे किसानों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सके और वह भी अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सकें, लेबलिंग कर सकें, अच्छे मार्केट से लिंक कर सकें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इन 10,000 एफपीओ और कुछ पुराने एफपीओ भी हैं, इन पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया व्यय करने जा रही है। कुल मिला के एक एफपीओ पर 5 साल में भारत सरकार का 68 लाख रुपए का समर्थन और सपोर्ट मिलेगा। इस एफपीओ के लिए एक सीबीओ का भी चयन किया जा रहा है। इस सीबीओ की जिम्मेवारी होगी वो एफपीओ का गठन भी कराए, एफपीओ में किसान का ट्रेनिंग भी करे, सॉइल हेल्थ की जांच कराए, अच्छे बीज की उपलब्धता सजेस्ट करे, सिंचाई और पेस्टिसाइड के मानक सजेस्ट करे और एफपीओ अगर आदान की दृष्टि से एक साथ मिलकर बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदेगा तो उसे थोक के भाव में मिलेगा, जिससे कि उसकी लागत भी कम होगी। एक एफपीओ एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर भी काम कर सकता है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ले सकता है। इससे पानी की बचत होगी, बिजली पर खर्च की बचत होगी और कम पानी में हम अपनी उत्पादकता बढ़ाने में भी कामयाब हो सकेंगे। एक एफपीओ को अगर वो अपनी फसल को प्रोसेस करना चाहता है और मूल्यवर्धन योजना पर काम करने की उसकी इच्छा है, तो उसको बिना गारंटी के लोन की उपलब्धता भी होगी। यह ऋण उसे आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोगों ने नाबार्ड के अंतर्गत, एनसीडीसी के अंतर्गत एक क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया है।
जिसके माध्यम से एफपीओ को ऋण की गारंटी भी दी जाएगी और 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। और ये एफपीओ 2 करोड़ से ऊपर का भी लोन ले सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और बुआई से लेकर मार्केटिंग तक सारी यात्रा में सीबीओ कदम कदम पर एफपीओ की मदद करेगा और ये एफपीओ के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बने और किसान को अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य मिल सके और उसके जीवन में बेहतरी आ सके। प्रधानमंत्री जी का किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हो सके, उस दिशा में भारत सरकार बहुत तेजी और समर्पण के साथ काम कर रही है। हम सब इस बात को जानते हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश का अभाव रहा और जब तक निजी निवेश किसी क्षेत्र में नहीं आता है तब तक उस क्षेत्र की ग्रोथ नहीं हो पाती है। आजादी के बाद हम सबके सामने उदाहरण है, जिन जिन क्षेत्रों में निजी निवेश का प्रवेश हुआ है उन क्षेत्रों में ग्रोथ बढ़ी है और उन क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में गांव तक, खेत तक, ग्राम पंचायत तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी हुआ तो वो बड़े जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास खड़ा हुआ और उसका जितना लाभ हो पाता है तो अधिकांश उपयोग एफसीआई के लिए होता है और बचा खुचा उपयोग व्यापारी अपने लिए करते हैं। लेकिन अगर किसान अपने उत्पादन को 2 महीने बाद बेचना चाहे तो गांव में उसको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कृषि की अधोसंरचना बढ़े तो इसलिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रा फंड, इसका भी प्रावधान किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी कुछ ही दिनों में पैक्सों के माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे गांव में अधोसंरचना बनना शुरू हो रही है। ये 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रा फंड है, इसके लिए आप कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्स आपको फाइनेंस दे और आपका केस स्वीकृत हो, इसकी मॉनिटरिंग दिन पर दिन हमारा कृषि मंत्रालय कर रहा है। इस इंफ्रा फंड पर भी 3% ब्याज की सब्सिडी दी जा रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक्स को भी आग्रह किया गया है कि वो इस योजना के अंतर्गत जो ऋण स्वीकृत करें उन पर ब्याज तुलनात्मक कम लगाएं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सहमति दी है कि लगभग उनका ब्याज का जो सीमा है वो 7.25% होगी और 3% ब्याज पर अगर 3% ब्याज की छूट मिल जाएगी तो फंड भी लोगों को इंफ्रा के लिए 4.25% ब्याज पर मिल सकेगा और इसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। जो फिशरीज के किसान हैं उनके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो पशुपालन के किसान हैं उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव में छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
जो औषधि खेती पर काम करेंगे उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मधुमक्खी पालन के लिए छोटे किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड का भी कृषि के क्षेत्र में जो अभाव है उस अभाव को पूर्त करने में एक बड़ा उपयोग आने वाले कल में होने वाला है। मैं आप सब से आग्रह चाहता हूं एफपीओ से भी जुड़ें और इस इंफ्रा फंड का भी उपयोग हम अगर करेंगे तो एफपीओ भी इसमें एक माध्यम बन सकेगा, सहकारिता की पैक्स इसमें माध्यम बन सकेगी और आपके माध्यम से एफपीओ के जो किसान हैं वह भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभान्वित होंगे और आसपास के किसानों को भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। इसमें हम वेयर हाउस बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, ग्रेडिंग पैकेजिंग का काम कर सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग करना है तो उस इंडस्ट्री पर भी काम किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में ये निजी निवेश, इंफ्रा फंड, एफपीओ, इसमें पढ़े लिखे लोग खेती करने के लिए आगे आएंगे ऐसा हम सोचते हैं और इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और देश के भविष्य की जो पीढ़ी है वह भी खेती में काम करने के लिए उत्सुक होगी। किसान क्रेडिट कार्ड मिले इस दृष्टि से पहले फसल का ऋण 6 लाख करोड़ रुपया साल में मिलता था। अब मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान को कम से कम 15 लाख करोड़ रुपया फसल ऋण के रूप में मिलना चाहिए और मैं इस अवसर पर बैंक के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि फरवरी 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मार्च में तो लॉकडाउन ही हो गया था। कोविड के इस संकट में भी 1 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट देने का काम बैंक्स के माध्यम से हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 से दिसंबर 20 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा बैंक ने किसानों को देने का काम केसीसी के माध्यम से किया है। यह हम सब लोगों के लिए किसानी के क्षेत्र में बड़ी मदद है ऐसा मैं मानता हूं और इससे किसानों की ताकत बढ़ेगी और वह अपने खेत में ठीक प्रकार से खेती करने में सहकार कर सकेंगे। हमारी आय केंद्रित नीति के परिणाम स्वरूप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि विगत दिनों में 10 करोड़ 59 लाख किसानों को 96,000 करोड़ रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 25 दिसंबर परसों है, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है और यह दिन सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया बटन दबाकर 2 घंटे के अंदर 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी होगा और आप सब किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में साक्षी बने। इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। विकास खंडों पर यह कार्यक्रम की आयोजना है, वहां प्रत्यक्ष रूप से हम उपस्थित हो सकते हैं। यह मुझे लगता है कि एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब 18,000 करोड़ रुपया 2 घंटे के भीतर
9 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचेगा, ये ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण का भी हम सब लोग साक्षी बने। इन सब योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कृषि सुधार कानून के बारे में भी प्रयत्न किया। मंत्रिमंडल से नए कानूनों को स्वीकृति प्रदान की गई। संसद में उन कानूनों को पारित किया गया और वो कानून आज लागू हो गए। अभी तक किसान अपनी फसल उत्पादन करने के बाद मंडी में लाने के लिए बाध्य था। मंडी में टैक्स भी था, मंडी में शोषण भी था और मंडी में जो भाव तय हो जाता था उस भाव पर इच्छा न होते हुए भी वो अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाध्य होता था। नया कानून किसान को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि अगर वो चाहे तो अपने घर से ही, अपने खेत से ही किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में और अपनी मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र है। एपीएमसी रहेगी। एपीएमसी में अगर उसे अच्छा भाव मिलता है तो मंडी के भीतर भी वो जाकर अपना उत्पादन बेच सकता है। लेकिन मंडी में टैक्स होगा और मंडी के बाहर टैक्स नहीं होगा। तो जब फसल की बिक्री और खरीद पर टैक्स नहीं लगेगा तो उसका लाभ भी किसान को मिलेगा और किसान वाजिब दाम लेने में सफल हो सकेगा। और जब कोई खरीदार उसके खेत से, घर से और गांव से ही अगर खरीदेगा तो किसान का जो मंडी उपज को ले जाने का खर्चा होता है वह खर्चा भी किसान का बचेगा, उसका फायदा भी किसान को ही मिलेगा। यह नया कानून 3 दिन के अंदर किसान की फसल बेचने के बाद उसको पेमेंट करने की प्रावधान करता है। या तो तत्काल भुगतान हो और तत्काल नहीं होता है तो 3 दिन के भीतर किसान को भुगतान होना चाहिए। इस कानून के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था भी करने वाले हैं कि किसान को अपने घर बैठे ही मोबाइल पर देश भर की मंडियों के भाव सुबह सुबह मालूम होंगे और वह अपने गांव में बैठकर ये तय कर सकता है कि देश में किस मंडी पर भाव ज़्यादा है। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के माध्यम से अपनी फसल का दाम देश भर में जहां ज़्यादा मिल रहा है वहां पर बेच सकेगा और वाजिब दाम ले सकेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, शोषण भी रुकेगा और इंस्पेक्टर राज की समाप्ति होगी। जिलों जिलों में जो बैरियर लगे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सुशासन की दृष्टि से यह एक बड़ा कदम कृषि के क्षेत्र में होने वाला है। इससे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और समृद्धि आएगी। दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इस कानून की मंशा है कि छोटे किसान के पास बड़ा प्रोसेसर खुद चल के आए और उसको कहे कि मैं आपके साथ फार्मिंग करना चाहता हूँ, आपके खेत में निवेश करना चाहता हूँ, आपको टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ और मैं आपको बुआई के समय ही आपकी फसल का औसत मूल्य का करार करने के लिए तैयार हूँ।
यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, यह एक्ट निश्चित रूप से छोटे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला है। गांव-गांव में महंगी फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रेरित करने वाला है और गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग बढ़ाने वाला है। मूल्यवर्धन होगा तो किसान को उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान के उत्पादन का एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। पहला ट्रेड और कॉमर्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये दोनों कानून जो हैं, किसान के पास कोई भी व्यापारी आए, इसके लिए व्यापारी को बाध्य करते हैं। किसान की इच्छा है तो वो एग्रीमेंट करेगा, किसान की इच्छा नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इस एक्ट में यह भी सुनिश्चित किया है कि किसान की कृषि भूमि सुरक्षित रहना चाहिए और इसलिए किसान की भूमि की सुरक्षा हो तो कानून में प्रावधान किया है कि इस कानून में किसान की भूमि का लीज डीड पट्टा इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं हो सकता है। विवाद की स्थिति में विवाद एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम भी विवाद का निर्णय 30 दिन में करेगा। ये उसके लिए बाध्यता होगी, कानून में इसका प्रावधान किया गया है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसान के विरुद्ध निर्णय जाता है तो एसडीएम उससे उतना ही वसूली का आदेश दे सकता है जितना उसने प्रोसेसर से एडवांस के रूप में प्राप्त किया हो और एसडीएम कृषि भूमि से के विरुद्ध वसूली का आदेश नहीं दे सकता है। इन कानूनों से कृषि का क्षेत्र खुला है और आने वाले कल में इसके बहुत अच्छे परिणाम खेती और किसानी के क्षेत्र में आने वाले हैं। आज देश में अधिकांश किसान इन कानूनों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसान कुछ मात्रा में इसका विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार उन किसान आंदोलनकारियों से चर्चा कर रही है, उनके भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो और मैं आशावान भी हूं कि जल्दी समाधान होगा। इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर महात्मे, उनकी पूरी टीम और इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव, बड़ी मात्रा में जो किसान भाई और बहन जुड़े हैं, उनको बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि नए कानूनों को आप पढ़ें, विश्लेषण करें, मनन करें और अन्य किसानों तक इस सकारात्मक परिवर्तन को पहुंचाने में सरकार की मदद करें, जिससे आने वाले कल में हम देश की अपनी खेती को समृद्ध और संपन्न बना सकें। आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री जी। हम आपके कुछ अमूल्य क्षण और लेंगे। 9 राज्यों में 196 बीएलएफ सेंटर आपके आशीर्वाद से उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे साथ में इस उद्घाटन समारोह में ज्वाइन होने के लिए पद्मश्री डॉक्टर महात्मे, डी नारायण, साइमन, रणधीर, संजीव। कृपया आप लोग ज्वाइन करें। अभी आप सब लोग की अनुमति हो तो कृपया थम्स अप करके परमिशन प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें, जिससे हम इस उद्घाटन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
आप सभी महानुभावों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप लोग देखेंगे कि देश के नक्शे पर अलग-अलग राज्यों में हमारा बेटर लाइफ फार्मिंग प्रोग्राम, ये सेंटर्स किस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई, छोटी सी शुरुआत एक बनारस के एक रिमोट एरिया में हुई और कैसे अभी पूरे देश में ये लोगों की पसंद बनता जा रहा है। छोटे किसानों की खासकर इसमें रुचि बढ़ रही है। प्लीज आप मैप पे दिखाएं। धन्यवाद। अब समय का अभाव है, हम शेड्यूल टाइम से थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो हम अनुरोध करेंगे कि कृपया कुछ लोगों के 2 या 3 लोगों के वीडियो हमसे साझा करें, जो हमारे बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर से जुड़े हुए पहले के लोग हैं, वो कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे। टीना नेताम है और मैं बारदेवरी से हूँ, उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से। मैं एमए तक की पढ़ाई की हूँ और मैं बचपन से ही खेती से जुड़ी हूँ और खेती का काम कर रही हूँ। मुझे महानदी उत्पादक कंपनी के द्वारा बेटर लाइफ फार्मिंग के बारे में पता चला। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि बेटर लाइफ फार्मिंग से हमारे क्षेत्र के किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बायर के इस प्रयास को, जिन्होंने बेटर लाइफ फार्मिंग की योजना के बारे में हमें बताकर इसमें शामिल किया। धन्यवाद। मेरा नाम नवल कुमार है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं व्यवसाय की तलाश में था। कुछ दिन पहले मुझे बेटर लाइफ फार्मिंग के बारे में पता चला। मैंने इसके बारे में समझा। एक किसान फैमिली में होने के नाते मुझे लगा कि कृषि के साथ साथ व्यवसाय भी किया जा सकता है। केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के कारण मुझे एग्री इनपुट का लाइसेंस भी आसानी से मिल गया। आज मेरा अपना बीएलएफ का सेंटर है और इससे मैं काफी उत्साहित हूँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार गुप्ता देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी योग्यता एमएससी इन एग्रीकल्चर है। मैं स्वयं को एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के तौर पे किसानों की सेवा करते हुए देखना चाहता था और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करना चाहता था। इस दौरान मुझे कहीं से बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के बारे में पता चला, जो बायर क्रॉप साइंस का एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य किसानों की सारी समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे देना है। एमएससी एग्रीकल्चर होने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा लाइसेंस बनाने में मुझे पूर्ण सहयोग मिला और आज मेरा भलौनी ब्लॉक देवरिया में स्वयं का बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा किया गया। माननीय कृषि मंत्री जी का उद्देश्य है कि जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, कृषि व्यवसाय से जुड़े और किसानों की समस्याओं का निदान करें। आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि 200 से अधिक ऐसे किसान हैं जो इस सेंटर से जुड़े हैं और सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
अब हो सकता है हम तो एक लाइव लोकेशन भी देख लें जहां से हमारे बहुत सारे किसान सुन रहे हैं। तो मैं कंसोल से बोलूंगा कि प्लीज एक वीडियो ऑन करें जहां हम जा सके। ये कौन सी लोकेशन है प्लीज बताएंगे बैकेंड से? इंदौर। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में ही पहुंच गए, इंदौर में है। सॉरी, माननीय कृषि मंत्री जी के राज्य में है। और इंदौर से हमारे साथ किसान भाई उस सेंटर पे हैं। तो आप लोगों को आप लोगों नमस्कार। को कृषि मंत्री जी देख रहे हैं, कृषि मंत्री जी साथ में हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं दो सब? हाँ जी, नमस्कार। राम बड़गा, जिला धार, मध्य प्रदेश, बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर से मैं के उद्घाटन समारोह में मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डी सर का, साइमन सर का, सीईओ बायोक्रॉप साइंस लिमिटेड, मैनी सर जो कि ग्रोअर एंगेजमेंट के हेड है, स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बटर लाइफ फार्मिंग सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। और ये खुशी और भी जब दुगनी हो जाती है क्योंकि इसके माध्यम से हम वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि इस जो बटर लाइफ फार्मिंग सेंटर है, इसको जो चलाने के लिए जो एग्री एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम है प्रियंका गहलोत जी। मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस सेंटर की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? नमस्ते, मैं प्रियंका गहलोत। डीएलएफ सेंटर के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के किसानों को खेती की उचित जानकारी दे सकूंगी, जिससे वे अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। साथ ही मैं बायर कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस कार्य के लिए मुझे शामिल किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, हमारे बहुत बहुत साथ धन्यवाद। उपस्थित हैं जिला समिति के सदस्य मिस्टर विजेंद्र जी, और साथ ही में यहाँ भरदा ग्राम के सरपंच जी और उप सरपंच और पूर्व सरपंच जी भी उपलब्ध हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा विजेंद्र जी से कि कृपया उद्घाटन समारोह को आगे बढ़ाएं। आलिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। अभी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो रहा है और हम अंत में निवेदन करेंगे रणधीर जी का कि वो स्क्रीन पर आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। किसान दिवस पर सभी उपस्थितों को शुभकामनाएं अलायंस की ओर से। सर्वप्रथम मैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभारी हूं कि जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में इस कार्यक्रम को अटेंड किया और आज जो बातें उन्होंने बताई उससे किसान और बाकी सब जो स्टेक होल्डर्स इस चीज को सुन रहे थे, मुझे विश्वास है कि सभी को काफी फायदा हुआ। सरकार क्या क्या कर रही है इसकी ज्यादा जानकारी मिली हुई है। सर, इस अलायंस की ओर से मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि इसमें दो शब्द है, एक फार्मिंग है और एक लाइफ भी है। दोनों चीजों पे हम काम करेंगे। सब जो कंपनियां लाइक माइंडेड है, जो एक सा ख्याल रखती है, हम प्री फार्मिंग कल्टीवेशन से लेके तो पोस्ट हार्वेस्ट तक किसानों के साथ रहेंगे, ताकि जो एक ध्येय रखा है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, उसमें हम यथोचित अपना सहयोग दें। इसके बाद मैं पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे जी का आभारी हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाया और माननीय मंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करवाया।
इसके बाद जो भारतगंज से विविध जगह से 196 बेटर लाइफ सेंटर के लिए जो पार्टनर साथ जुड़े हैं, उनका मैं आभारी हूं और इनका अभिनंदन भी करता हूं। इसके अलावा जो 15,000 तक किसान इस समारोह में आज आए और सम्मिलित हुए, इनका भी मैं काफी आभारी हूं। तो आज इस किसान दिवस पर पुनः से एक बार इस अलायंस की ओर से हमारे कमिटमेंट को हम फर्मली आपको सबमिट करते हैं सर, और सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसके लिए मैं अलायंस की ओर से आप सभी का आभारी हूं। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं और सभी को शानदार सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।